हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गर्मियों का महीना था। सूरज की गर्मी से सभी लोगों का हाल बेहाल था। इतनी तपती गर्मी में मालविका अपनी दोस्त प्रीति के साथ धूप में सरोजनी मार्केट के लिए निकलती है और सरोजनी मार्केट से शॉपिंग करके ढेर सारे शॉपिंग बैग लिए मार्केट से घर की तरफ आ रही होती है। लेकिन तभी मालविका का हाल गर्मी से बेहाल हो जाता है और वो थक हार कर अपनी फ्रेंड प्रीति को बोलती है, प्रीति यार, तेरी शादी की शॉपिंग करते करते मेरी बॉडी का ग्लूकोज खत्म हो गया है, कुछ पिला दे, प्यास लग रही है। चल नींबू शिकंजी पीते हैं, रिफ्रेशिंग होती है बहुत, देख वहाँ पर है। इतना कहकर मालविका को नींबू शिकंजी वाले के पास ले जाती है और दोनों सहेलियां वहाँ ठंडे ठंडे नींबू शिकंजी पीती हैं। जिसके बाद मालविका बोलती है, वाह यार, क्या स्वाद है, क्या मिठास है, कितना रिफ्रेशिंग है, मजा आ गया। हाँ, मेरी तो फेवरेट है नींबू शिकंजी। जब भी मार्केट आती हूँ पीकर जाती हूँ या फिर घर पर ही बना लेती हूँ, मजा आ जाता है पीकर। यार मजा आ गया, बड़े कमाल की चीज है। मुझे बताना कैसे बनाते हैं इसे, मैं घर पर बनाऊंगी। हाँ, मेट्रो में बताती हूँ तुझे इसकी रेसिपी। अभी चलते हैं, लेट हो रहा है। इतना बोलकर प्रीति शिकंजी वाले को पैसे दे देती है और दोनों सहेलियां मेट्रो स्टेशन तक जाती हैं। कुछ घंटों बाद दोनों घर आ जाती हैं। सफर के दौरान प्रीति मालविका को नींबू शिकंजी की रेसिपी भी बता देती है। ऐसे ही एक सुबह मालविका की माँ राधा उसके कमरे में चाय लेकर आती है। तभी मालविका बोलती है, माँ ये क्या है, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे ठंडी ठंडी नींबू शिकंजी पीनी है। अरे बेटा, रात को 2 बोतल ज्यादा पी ली क्या? माँ क्या मजाक कर रही हो, मैं कब से पीने लगी? तो बेटा सुबह सुबह नींबू शिकंजी क्यों मांग रही है? क्योंकि मुझे चाय नहीं पीनी, इसलिए मुझे रिफ्रेशिंग सी ठंडी ठंडी नींबू शिकंजी चाहिए। मालविका की बात सुनकर राधा उसके लिए ठंडी नींबू शिकंजी बना कर ले आती है और मालविका को देती है। मालविका जल्दी से 2-3 ग्लास शिकंजी पी जाती है और बोलती है, आहा, मजा आ गया, इसे कहते हैं बढ़िया रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। मैं जल्दी से कॉलेज के लिए रेडी हो रही हूँ। आप माँ और शिकंजी बनाकर ना बोतल में डालकर पैक कर दो, मैं कॉलेज लेकर जाऊंगी। इतना कहकर मालविका रेडी होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वक्त गुजरता जाता है। मालविका को नींबू की शिकंजी पीने का चस्का चढ़ जाता है। कुछ वक्त बाद उसकी शादी कुणाल नाम के लड़के से हो जाती है। ऐसे ही एक सुबह मालविका की सास गुंजन उसी कहती है, अरे मालविका क्या कर रही है? माँ जी कुछ नहीं हुआ। बहू मैं कल आधा किलो नींबू लेकर आई थी, एक भी नहीं है फ्रिज में, कहाँ गए सारे? माँ जी वो मैंने खा लिए, मतलब मैंने नींबू शिकंजी बनाकर पी ली। हाय नास बेटी, 1 ग्लास पी लेती। चल बहुत मन था तो 2 ग्लास पी लेती, तूने तो पूरे आधा किलो नींबू ही सफा चट कर दिए। वो क्या है ना माँ जी, मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत पसंद है। पानी से ज्यादा तो मैं वही पीती हूँ। बाकी आप चिंता मत करो, मैं मार्केट से और नींबू ले आऊंगी। मालविका इतना बोल ही रही होती है कि तभी गली में सब्जी वाले की आवाज आती है और मालविका कहती है, लो माँ जी, आपको नींबू चाहिए थे ना, आ गया सब्जी वाला। चलो नींबू खरीद लेते हैं, साथ में 1-2 सब्जी और ले लेंगे, मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। इतना कहकर मालविका और गुंजन नींबू और सब्जियां लेने के लिए बाहर सब्जी वाले के पास आते हैं, जहां उनकी पड़ोसन अनीता और मोहल्ले की कुछ औरतें पहले से ही सब्जियां ले रही थी। तभी मालविका बोलती है, भैया नींबू कैसे दिए? भाभी जी 10 का 1, 100 के 10 है? क्यों भाई, तेरे नींबू पर क्या सोने का छिलका चढ़ा हुआ है क्या? अरे बहन जी, अभी तो सस्ता दे रहा हूँ, कल तक दाम और बढ़ जाएगा, लेना है तो लो, मोल भाव मत करो। अरे गुंजन क्या हुआ, नींबू का रेट सुनकर लेने का इरादा बदल दिया क्या? अरे नहीं आंटी जी, मेरी माँ जी बिल्कुल ऐसी नहीं है। बहुत बड़ा दिल है मेरी माँ जी का, तो बुर्ज खलीफा से भी बड़ा। उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनकी बहू को नींबू शिकंजी पीना कितना पसंद है, इसीलिए नींबू चाहे 1000 का 1 क्यों ना हो, मेरी माँ जी मुझे जरूर लेके देंगी। ये मेरी बहू भी ना बस अपना फायदा देख रही है। अरे अब ये हीरो के मोल के नींबू लेने ही पड़ेंगे, नहीं लिए तो सबके सामने गुड़ गोबर हो जाएगा इज्जत का। अरे गुंजन बोलो तो, कौन सा सांप सूंघ गया? कुछ नहीं,
अरे भैया 1 किलो नींबू दे दे, बढ़िया बढ़िया। अरे वाह गुंजन, तू तो बड़े दिल वाली निकली। इतने महंगे नींबू एक पल में ही 1 किलो ले लिए, वाह भाई वाह। अरे बहन जी, मेरा भला हो रहा है तो आपको क्या दुख हो रहा है? बिकने दो ना सब्जी, क्यों ग्राहक को घुमा रही हो? ये लीजिए बहन जी, आपकी सब्जियाँ 1500 रुपए हो गए। माँ जी बाकी सारी सब्जी आप लेकर आ जाना, मैं ये नींबू लेकर जा रही हूँ। जल्दी से ठंडी ठंडी नींबू शिकंजी बनाऊंगी। इतना कहकर मालविका जल्दी से नींबू लेकर घर आती है तो वहीं गुंजन बुरा सा मुंह बनाकर सब्जी वाले को पैसे देकर बाकी की सब्जियां लेकर घर आती है। तभी हाथों में ठंडी नींबू शिकंजी का ग्लास लिए मालविका अपनी सास के पास आकर कहती है, ये लीजिए माँ जी, ठंडी ठंडी नींबू शिकंजी पी लीजिए। अरे भाया आग लगे तेरे इस नींबू शिकंजी में, 1500 की गुल्ली लगा दी तेरे इस नींबू शिकंजी ने। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, क्या हो गया? अरे क्या जरूरत है इतने महंगे नींबू लेने की, जब पता है कि अभी नींबू इतने महंगे हैं तो जरूरी है शिकंजी पीना। पर माँ जी आप जानती है ना, मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत पसंद है। अब जब तक मैं शिकंजी ना पी लूं मेरा तो दिन ही पूरा नहीं होता। देख बहू, मैं तुझे मना नहीं कर रही हूँ, पी ले, लेकिन जरा इनका दाम भी तो देख। जिस हिसाब से तू शिकंजी पीती है, महीने भर के सारे खर्च में तो बस नींबू ही आएंगे। अपनी सास की बात सुन मालविका बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्केट में नींबू का रेट बढ़ता ही जाता है। बात यहाँ तक आ जाती है कि एक नींबू 25 रुपए का बिकने लगता है। वहीं मालविका के सारे जमा किए पैसे भी नींबू खरीदने में ही लग जाते हैं। इन सब से दुखी होकर वो एक दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ उसकी सास हाथों में एक ग्लास लिए मालविका के पास आकर कहती है, मालविका क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठी है? माँ जी मुझे शिकंजी पीनी है। मार्केट में तो नींबू सोने के भाव मिल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कुछ और खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा। बहू जरा ये पी कर देख एक बार। वाह माँ जी, ये तो नींबू शिकंजी है, आप मेरे लिए बनाकर लेकर आई। आप नींबू ले आई? नहीं, मैं नहीं लाई। तो फिर माँ जी आपने ये नींबू शिकंजी कैसे बनाई? अरे बेटा, जैसे रसना, ठंडाई, बादाम, केसर, इन सब का पाउडर आता है ना, जिसे पानी में घोलो और पी लो, वैसे ही शिकंजी का भी आता है और वही बनाया है। जब तक मार्केट में नींबू का दाम पहले जैसा नहीं हो जाता तब तक तू ये पाउडर वाली शिकंजी ही पी ले। थैंक यू माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं और ये शिकंजी तो बहुत 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 ज्यादा अच्छी है। इतना कहकर मालविका खुशी से अपनी सास के गले लग जाती है और जब भी उसका शिकंजी पीने का मन करता तो वो रेडीमेड नींबू शिकंजी पाउडर को ठंडे पानी में घोल कर पी लिया करती। साथ ही और भी कई तरीके की ड्रिंक्स जैसे जलजीरा, रसना, मीठी ठंडाई आदि जैसी चीजों का आनंद लेती। सुबह का समय था। कनिका उठकर ब्रश कर रही होती है। तभी उसकी माँ हेमा उसके कमरे में आकर बोलती है, ये देख, तू अभी तक मुंह ही धो रही है। अरे बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ और कितनी जल्दी करूँ, अभी तो उठी हूँ। आप कहो तो बिना नहाए तैयार हो जाती हूँ, चलेगा? फालतू मत बोल और जल्दी कर, तुझे अभी समोसे भी बनाने हैं। ये अलग ही बकैती है, मतलब खाना बनाने आता है ये कहना काफी नहीं है क्या? सामने नमूना भी पेश करो, हद है माँ। बेटा लड़के वालों को खुश करने के लिए ये सब करना पड़ता है, तभी तो वो लोग तुझे पसंद करेंगे ना। और हाँ सुन, वो माँ तुम किचन में जाओ, मैं याद से सब कर लूंगी। खामखा मुझे और टेंशन दे रही हो, जाओ जाओ। कनिका के कहने पर हेमा वहाँ से चली जाती है और कनिका तैयार होने लगती है। थोड़ी ही देर में अनुज और उसके परिवार वाले उसके घर आते हैं और कनिका उन सब के लिए समोसे लेकर आती है। तभी अनुज की माँ अंजनी बोलती है, कनिका ये समोसे तुमने अपने हाथों से बनाए हैं ना? तुम्हें पता है अनुज को समोसे बहुत पसंद है, लेकिन समोसे से ज्यादा तो देवर जी को कचौड़ियाँ पसंद है। क्यों देवर जी, सही कह रही हूँ ना? हाँ भाभी, भला आप गलत कैसे हो सकती हो? ये सारिका है मेरी बड़ी बहू, बड़ी ही गुणों वाली है। जब से घर में आई है ना, पूरे घर को संभाल लिया है और अनुज का तो बहुत ख्याल रखती है। हाँ सही भी है, वैसे भी देवर भाभी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। मैं कह रही थी कि एक बार बच्चे अकेले में बात कर लेते तो अच्छा होता। हाँ हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद कनिका और अनुज दोनों साथ में जाने लगते हैं। तभी सारिका एकदम से बोलती है, मैं भी जाती हूँ इनके साथ। वो क्या है ना, देवर जी बहुत शर्मीले हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है।
अरे बेटा, तो उसकी जगह तुम क्या बोलोगी? और वैसे भी शर्मा ना जाए इसलिए तो अकेले में भेजा। तुम्हारा वहाँ क्या काम? बैठो यहाँ आराम से। हेमा की बात सुनकर सारिका मुंह बनाकर वहीं बैठ जाती है। कुछ ही देर में कनिका और अनुज भी वहाँ आ जाते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और शादी की तारीख अगले महीने की होने वाली होती है। इसी बीच कनिका और अनुज मिलने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन दोनों एक कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी कनिका बोलती है, अनुज, ये बताओ कि हम शादी के बाद घूमने कहाँ जाएंगे? इसके बारे में तो अभी तक मैंने सोचा ही नहीं। आई थिंक इसमें हमारी भाभी हेल्प कर सकती हैं। उन्हें अच्छी जगहों के बारे में बहुत नॉलेज है। हाँ, उनसे पूछना सही रहेगा। क्या कहती हो, कॉल करूं क्या अभी? इतनी भी कोई जल्दी नहीं है कि तुम उन्हें कॉल ही कर दो। रखो फोन। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद तुम मुझे प्यार से क्या कहकर बुलाओगे? बोलो बोलो। प्यार से? हाँ बेबी, मैं तुम्हें बेबी कहकर बुलाऊंगा। पता है, भैया भी भाभी को ऐसे ही बुलाते हैं और भाभी को भी बहुत अच्छा लगता है। ये सुनते ही ना उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और भाभी की स्माइल ना सबसे अमेजिंग है, सच में। अच्छा, और मेरी स्माइल कैसी लगती है तुम्हें? तुम्हारी स्माइल तो नॉर्मल है, हाँ थोड़ी क्यूट सी है। ओ, लगता है तुम अपनी भाभी से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो। देखो ना, मेरे साथ होकर भी तुम उन्हीं की बातें किए जा रहे हो। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा कॉफी पियो ना, ठंडी हो रही है। पी रही हूँ। कॉफी पीने के बाद अनुज उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है और ऐसे ही दिन बीतते हैं और शादी का दिन करीब आने लगता है। कनिका कपड़ों के शॉप के बाहर खड़े होकर अनुज को कॉल करके बोलती है, अनुज, कहाँ रह गए तुम? आज की डेट में आओगे या नहीं? ऐसे तो हम शॉपिंग ही नहीं कर पाएंगे। बस 10 मिनट और कनिका। कुछ देर बाद कनिका को दूर से अनुज की बाइक आती दिखाई देती है। जैसे ही वो बाइक उसके पास आती है तो वो देखती है कि अनुज के पीछे की सीट पर सारिका बैठी है। तभी कनिका बोलती है, भाभी आप? हाँ, मुझे पता है कि तुम दोनों अकेले शॉपिंग करने वाले थे, लेकिन मुझे यहाँ माँ जी के चलते आना पड़ा। आई होप यू डोंट माइंड। बिल्कुल भी नहीं भाभी, आपके आने से तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जिसके बाद तीनों शॉप के अंदर जाते हैं और कपड़े देखने लगते हैं। तभी कनिका को एक शर्ट पसंद आती है और वो बोलती है, अनुज, ये शर्ट तुम पर अच्छी लग रही है, मैं ये तुम्हारे लिए ले लेती हूँ। कनिका, अर्जुन ऐसे टिपिकल से कलर के टी शर्ट नहीं पहनता। कोई बात नहीं भाभी, नहीं पहनता तो अब पहन लेगा। वैसे भी ये शर्ट मैंने पसंद की है और मुझे नहीं लगता ये इतनी बुरी है। उसकी ये बात सुनकर सारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अनुज की तरफ देखने लगती है, पर अनुज कुछ नहीं कहता। शॉपिंग करने के बाद कनिका घर आ जाती है और उसकी माँ हेमा उसे परेशान देखकर बोलती है, कराई शॉपिंग? क्या हुआ, मनपसंद लहंगा नहीं मिला क्या, जो तेरे चेहरे पर इतनी परेशानी दिख रही है? माँ, आपको नहीं लगता कि अनुज की भाभी कुछ अजीब ही है? आपको पता है, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि शादी की शॉपिंग हम अकेले ही करेंगे, पर उसकी भाभी भी साथ आ गई थी। तो क्या हुआ? माँ, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे उनका आना ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो चाहती तो मना भी कर सकती थी। छोड़ ना, तुझे अनुज से शादी करनी है, उसकी भाभी से नहीं। और शादी से पहले इतना सोचेगी तो तेरे चेहरे पर पिंपल्स आ जाएंगे, समझी? अपने ऊपर ध्यान दे बस। अपनी माँ के कहने पर कनिका उस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। ऐसे ही समय बीतता है। अनुज और कनिका शादी के बंधन में बंध जाते हैं और वो अपने ससुराल में छोटी बहू के रूप में प्रवेश करती है और साथ ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। ऐसे ही एक दिन कनिका किचन में नाश्ता बना रही होती है। तभी सारिका किचन में आकर बोलती है, तो देवरानी जी, क्या बना रही हैं आप? आज मैंने सोचा नाश्ते में सबके लिए पोहा बना देती हूँ। ठीक रहेगा ना भाभी? बनाओ बनाओ, क्योंकि अर्जुन को तो पोहे के नाम से ही नफरत है। पोहा? वाह, बहुत अच्छा सोचा, माँ जी को बहुत पसंद है। बनाओ बनाओ। भाभी, आप क्या कर रही हैं? वो क्या है ना कि पोहे से मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए पराठे बना रही हूँ साथ में। कोई नहीं, तुम अपना काम करो ना। जिसके बाद कनिका नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती है। सब बैठकर खाने लगते हैं। तभी करण बोलता है, कनिका, तुमने पोहा बनाया है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ भैया, खाकर बताइए ना कैसा बना है। अनुज, तुम भी खाओ ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मन नहीं है। अरे छोटे, खा कर देख, तुझे अच्छा लगेगा, टेस्टी भी है। तभी एक प्लेट में पराठे लेकर सारिका आती है
और अनुज को देते हुए बोलती है। आपको टेस्टी लग रहे हैं तो आप खाइए ना, देवर जी को क्यों फोर्स कर रहे हैं? अरे उन्हें तो पोहे के नाम से भी नफरत है। अनुज तुम पराठे खा लो। थैंक गॉड, मुझे तो लग रहा था कि भूखा ही रहना पड़ेगा। भाभी आप ही मुझे समझती हो। ये सब देखकर कनिका को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन में खुद से बोलती है। अगर ऐसा था तो भाभी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इन्होंने आके मेरे साथ ऐसा किया क्यों? इस दिन के बाद से कनिका सारिका से बहुत कम ही बात करने लगती है, लेकिन अनुज से जुड़े हर काम में कनिका को सारिका का यूं दखल देना बिल्कुल खटकने लगता है, क्योंकि अनुज या घर का कोई भी सदस्य इस बात को लेकर कुछ नहीं बोलता था। ऐसे ही एक दिन सारिका कनिका से बोलती है। कनिका वो बाजार से कुछ सामान लाना था, माँ जी होती तो वो चली जाती या फिर मैं खुद ही चली जाती, लेकिन मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तुम बाजार चली जाओ प्लीज। हाँ भाभी मैं चली जाती हूँ, बस पहले अनुज के लिए कॉफी बना दूँ। कॉफी की चिंता तुम मत करो, वो मैं बना दूंगी, तुम बस बाजार चली जाओ क्योंकि दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी। उसकी बात मानकर कनिका बाजार चली जाती है और कुछ दूर जाकर उसे याद आता है कि वो अपना पर्स तो घर ही भूल आई है, जिसे लेने वो वापस घर जाती है। लेकिन जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वहाँ अनुज और सारिका को एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करता देखती है और दरवाजे पर ही रुक जाती है। तभी सारिका बोलती है। कितने मुश्किल से तो हम दोनों करीब आ पाते हैं, और तुम्हें पता है ना, जब भी मैं तुम्हें कनिका के साथ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ तो मुझे भी तुमसे दूर रहना कहाँ अच्छा लगता है, तुम्हारे करीब आने के लिए तो मैं तड़पता रहता हूँ। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दरवाजे पर खड़ी कनिका ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वो अपने फोन में उनकी तस्वीरें खींच लेती है। और कुछ ही देर में जब अंजनी और करण घर आते हैं तो कनिका उन्हें वो तस्वीर दिखाकर सब कुछ सच बता देती है। सच जानकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सारिका अनुज पसीने में तरबतर हो जाते हैं। तभी कनिका बोलती है। इन दोनों पर शक तो मुझे शादी से पहले ही था, पर मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी होगी, पर नहीं, मेरी जेठानी सच में मेरी सौतन है। तुम दोनों ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, दफा हो जाओ मेरे घर से, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए यहाँ। इतना कहकर वो दोनों को घर से निकाल देती है, जिसके बाद कनिका भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। रेवती अपनी बेटी को आवाज लगाकर बोलती है। अरे बेला कहाँ है तू, इधर सुन जरा। हाँ हाँ सुनाओ ना, क्या सुनाओगी, रोमांटिक या सैड सॉन्ग? हाँ हाँ यहाँ तो गानों का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, जो तू फरमाइश करेगी वही गाना सुनाऊंगी। जा छत पर कपड़े सूख रहे हैं, उतार कर ले आ, कपड़े उतारने हैं, जा रही हूँ बस। इतना कहकर वो छत पर चली जाती है और सारे कपड़े उतारकर छत के ही एक कोने में रख देती है और फिर नीचे आ जाती है। जिसके बाद शाम को जोरों की आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश आती है, जिसके बाद सारे धुले कपड़े धूल में सनकर गंदे और बारिश होने की वजह से गीले हो जाते हैं। अगले दिन रेवती बेला से बोलती है। बेला लाल वाली बेडशीट ला कर दे जो कल धोने डाली थी। हाँ माँ अभी लेकर आई, पर ये तो बता दो कि वो रखी कहाँ है। मैंने तुझे छत से कपड़े उतारने को कहा था, वो काम किया तूने या नहीं? हाँ माँ मैंने सारे कपड़े उतार दिए थे। हाँ तो वो बेडशीट भी उसी में थी, तभी तो तुझसे मांग रही हूँ। अरे नलायक, जब कपड़े तूने उतारे हैं तो मुझसे क्यों पूछ रही है? जा जा कर लेकर आ। बेला वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद गंदी और गीली बेडशीट को छत से कमरे तक लहराते हुए लेकर आती है, जिससे सारा फर्श पानी पानी हो जाता है। और जिसके बाद बेला उस गीली सी बेडशीट को अपनी माँ को देते हुए बोलती है। ये लो माँ, ये रही बेडशीट। हाय राम, सत्यानाश कर दिया धुली धुलाई बेडशीट का। अरे बेवकूफ लड़की, मैं पूछती हूँ कि जब मैंने तुझे सारे कपड़े उतारने को कहा था तो तू ये बेडशीट कैसे भूल गई? माँ इसे तो क्या, मैं तो किसी भी कपड़े को नहीं भूली। आपके कहे अनुसार मैंने सारे कपड़े उतारे और छत के कोने में ढेर लगा दिए। क्या इसका मतलब तू सारे कपड़े छत पर पटक आई, नीचे नहीं लेकर आई? हे भगवान, बेला बेड़ा गर्क हो तेरा। अरे नलायक, अपने दिमाग से काम लिया कर, बेवकूफ कहेगी। अब सारे कपड़े दोबारा धोने पड़ेंगे मुझे।
माँ धोने की क्या जरूरत है, ये तो पहले से ही गीले हैं। आप हमेशा मुझे कहती हो कि दिमाग से काम लो, आपका खुद का दिमाग कहाँ गया? मेरा दिमाग खराब हो गया है, ठीक है ना? तू चली जा यहाँ से, वरना कपड़ों से पहले मैं तुझे धो दूंगी। अपनी माँ का गुस्सा देखकर बेचारी बेला वहाँ से खिसक जाती है। ये कहानी है बेला की, जो कि एक समझदार लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, सच में समझदारी के 100 से भी उसे कोई समझ नहीं थी, इसीलिए सब उसे बेवकूफ ही समझा करते थे, क्योंकि अपनी बेवकूफ हरकतों से वो अजीबोगरीब कारनामे ही करती रहती थी, जो कि किसी को भी गुस्सा दिलाने का काम करते थे। और इसका एक नमूना तो आपने देख ही लिया होगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और बेवकूफ बेला की शादी बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लड़के अनंत से हो जाती है। शादी के बाद ससुराल में उसकी सास नर्मदा उससे बोलती है, बहू मेरे पास तो आना जरा। अपनी सास की बात सुनकर बेवकूफ बेला एकदम उसके करीब आकर बोलती है, लो सासू माँ, आ गई आपके पास, बोलिए क्या काम है? पास आने को कहा था, मुझ में घुसी जा रही है। ये ले मेरा फोन और चार्जर पर रख दे। बस इतने से बात सासू माँ, अभी रख देती हूँ। इतना कहकर वो कमरे में जाकर चार्जर को प्लग में लगाकर फोन को चार्जर के ऊपर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब नर्मदा कमरे में फोन लेने आती है तो देखती है कि फोन चार्जर के ऊपर रखा रखा ऑफ हो चुका है, जिसके बाद वो गुस्से में बेला को बुलाते हुए कहती है, बेला, ओ बेला, बहू कहाँ मर गई? जल्दी आ मेरे कमरे में। हाँ सासू माँ, आपने बुलाया, अब क्या करना है? अरे अब क्या करना है वो छोड़, क्योंकि पहले जो तुझे काम दिया था वो तो तूने ढंग से किया नहीं। मेरा फोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुआ, और किस महान इंसान ने तुझे कहा था कि फोन को चार्जर के ऊपर रखना है? सासू माँ, महान इंसान तो आप हैं। आप ही ने तो कहा था, बहू मेरा फोन चार्जर पर रख दे। अरे यो बेवकूफ नासपीटी, मेरा मतलब था कि मेरे फोन को चार्ज पर लगा दे। कैसी बेवकूफ बहू पल्ले पड़ गई है, जा जाकर अपना काम कर। जिसके बाद बेला चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन अनंत हॉल में बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है। तभी बेला छत से कपड़े लेकर हॉल में आती है और अनंत उससे बोलता है, बेला वो टेबल पर फाइल पड़ी है, देना जल्दी। मैं कैसे दूं अनंत जी, मेरे हाथों में तो कपड़े हैं ना, इन्हें कहाँ रखूं? अरे कहाँ रख दूं, मतलब मेरे सर पर रख दो। उसके इतना बोलते ही बेला सारे कपड़े ले जाकर उसके सर पर रख देती है और टेबल से फाइल उठाकर उसे देते हुए बोलती है, ये लीजिए आपकी फाइल, और कुछ चाहिए? हाँ चाहिए ना, पर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। हे भगवान, इस बेवकूफ औरत को दिमाग देना क्यों भूल गए आप? अरे बेला, मैंने बोला नहीं कि तुमने सच में मेरे सर पर कपड़े रख दिए? पागल हो गए यार। अरे भला ये क्या बात हुई? जैसा आपने कहा मैंने वैसा किया, ये कुछ गलत है क्या? नहीं मेरी माँ, गलत तो मैंने किया जो तुमसे फाइल मांग ली। तुम कुछ गलत थोड़ी कर सकती हो। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा देती है और अनंत अपना सर पकड़ लेता है। ऐसे ही समय बीतता है और बेवकूफ बेला की हरकतें देख देख कर दोनों माँ बेटी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वो किचन में रोटी बना रही होती है, तभी अचानक से गैस खत्म हो जाती है और बेला बोलती है, अरे ये क्या, गैस खत्म हो गई, अब रोटी कैसे बनाऊंगी? क्या करूं? हाँ यही सही रहेगा। वैसे भी सासू माँ कहती रहती है कि दिमाग चलाया कर। अब देखो बेला का दिमाग। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाती है और प्रेस उठाकर किचन में ले आती है और प्रेस को ऑन करके उसी से रोटियां सेकने लगती है। तभी नर्मदा किचन में आती है और उसे ऐसा करता देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे यो नासपीटी, ये क्या कारनामे कर रही है तू? प्रेस पर कौन रोटियां सेकता है बेवकूफ? कोई नहीं सेकता सासू माँ, पर वो क्या है ना कि गैस खत्म हो गई थी और मुझे मजबूरी में ही प्रेस को चूल्हा बनाना पड़ा। बस मैंने सारी रोटी उसी से बना ली। आपको खुशी हुई ना मेरे इस नए आइडिया से? हाँ, तेरे जैसी बकलोल इंसान के दिमाग में ही आ सकते हैं ऐसे वाहियात और घटिया आइडिया। तो मुझे एक बात बता, जब भगवान अक्कल बांट रहे थे तब क्या तू छलनी लेकर खड़ी थी जो सारी अक्कल तूने नीचे गिरा दी? पर सासू माँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। आपको कैसे पता? तेरे कारनामे देखकर और कैसे। अब हटा प्रेस से रोटी, सारा आटा बर्बाद कर दिया। ऐसे ही एक शाम बेला आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसके कमरे की डोरबेल बजती है और वो जाकर दरवाजा खोलती है
तो देखती है कि सामने उसकी पड़ोस में रहने वाली इशिका खड़ी है, जो बोलती है, माफ करना बेला, इस वक्त तुझे परेशान किया। वो क्या है ना, मैं सब्जी बनाने बैठी तो देखा मिर्ची ही नहीं है, तो सोचा तुझसे मांग लूं। मिलेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, अभी लाती हूँ ना। वैसे हरी मिर्च चाहिए या लाल मिर्च? दोनों ही दे दो, जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, पर घर में तो सिर्फ हरी मिर्च है। फिर पूछ ही क्यों रही थी? हाँ, जो है वही ला दो। कितनी लाऊं? 1 2 3 4 5 10 12। ये इतना क्यों पका रही है? ज्यादा ही ले आना। हाँ ठीक है, हाथों में लाऊं, कटोरे में लाऊं या प्लेट में लाऊं? ये सब सुनकर इशिका को गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ अनंत आता है और बोलता है, बेला, इशिका जी को 5-10 हरी मिर्चियाँ एक प्लेट में किचन से लाकर दे दो, ताकि वो अपनी सब्जी बना ले। अच्छा जी, 2 मिनट में लेकर आई। अनंत, ये तुम्हारी पत्नी इतनी बेवकूफ क्यों है? मुझे लगा जैसे यहाँ आकर मैंने कोई गलती कर दी हो। माफ करना, बेला का ऊपर वाला माला थोड़ा खोखला है। और तभी बेला हरी मिर्ची लाकर इशिका को दे देती है और वो अपने घर चली जाती है। जिसके बाद अनंत अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये बेला का क्या करें? इसकी बेवकूफी से भरे कारनामे तो बंद ही नहीं हो रहे। जब देखो कोई ना कोई हरकत करती रहती है। बेटा अब क्या करे, जैसी भी है बहू है इस घर की। कितना गुस्सा कर लिया, पर उसके कारनामे हैं कि बंद ही नहीं होते। प्यार से समझाकर ही बातें बोल सकते हैं, अब इससे ज्यादा क्या ही करेंगे। हाँ माँ, लगता है यही सही होगा। जिसके बाद से दोनों माँ बेटे बेला को हर बात पूरी तरह समझाकर ही बोला करते, ताकि वो कोई भी काम ना बिगाड़े और अच्छे से कर सके। ऐसे ही कुछ दिन तो सब ठीक रहता है, लेकिन एक दिन जब वो कपड़े धोने बैठती है तो देखती है कि पानी ही नहीं आ रहा और उसी वक्त हल्की हल्की बारिश होने लगती है। जिसके बाद वो छत पर जाकर बारिश के ही पानी से कपड़े धोने लगती है और उसे यूं बारिश में भीगकर कपड़े धोते देख उसकी सास नर्मदा सर पर हाथ रखकर बोलती है, हे भगवान, इस बेवकूफ का क्या ही करूं। इतनी सी बारिश में ढेरों कपड़े लेकर बैठ गई। अरे ओ बेवकूफ बेला, तुझे कब अक्ल आएगी? इतना कहकर वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।